इन्फेक्शन बच्चों में दिखाई दे रहा है उसके बारे में बात करेंगे। हमें ये पता होना चाहिए कि बड़े लोगों को जितना इन्फेक्शन का खतरा है उतना ही खतरा छोटे बच्चों को में है। पिछले साल क्योंकि लॉकडाउन था, बच्चे घर के अंदर थे, इसलिए उनमें इन्फेक्शन काफ़ी कम दिखाई दे रहा था। लेकिन इस साल जब से लॉकडाउन हटा है तो बच्चे घर के बाहर आ गए हैं, गार्डन में आ गए हैं, पार्किंग में आ गए, बच्चे खेल रहे हैं, इंटरमिंगल हो रहे हैं, फंक्शंस हो रहे हैं, शादियाँ, पिकनिक, फेस्टिवल्स, ये सब चालू हो गया है। इसकी वजह से भी बच्चे भी काफ़ी एक्सपोज हो गए और इन्फेक्शन उनमें धीरे धीरे बढ़ने लगा है। दूसरी एक बात है कि बच्चों में टेस्टिंग करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। उनका जो आरटी-पीसीआर हम टेस्ट करते हैं तो नेज़ल स्वैब हम लेते हैं, और ओरल स्वैब अच्छा ओरल स्वैब लेना थोड़ा टेक्निकल है और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, इसलिए कभी कभी उनमें टेस्ट नेगेटिव भी आ सकता है। और बहुत बार ऐसे होता है, अगर मम्मी डैडी अगर पॉजिटिव आ गए तो वो जनरली अपने बच्चों का टेस्ट करते नहीं, वो एज्यूम कर लेते कि बच्चों को कोविड हो गया होगा। तो ये भी एक वजह है कि बच्चों में कोविड काफ़ी कम देखा जाता है एज़ कम्पेयर टू एडल्ट्स। इसके बारे में छोटा सा स्टडी भी हुआ है कि ये बायस है, बच्चों में टेस्ट करने के लिए समाज या सोसाइटी नहीं चाहती है और पेरेंट्स भी जनरली वो अवॉइड करते हैं। और एक स्टडी ऐसा हुआ है कि एक कम्युनिटी में जब उन्होंने एंटीबॉडी टेस्ट किया, जिसमें हमें हिस्ट्री समझ में आती है कि इनमें कभी कोविड हुआ था या नहीं हुआ था, तो ये देखा गया कि तकरीबन 90% बच्चों का कोविड इन्फेक्शन मिस हो चुका है। बच्चों में रिस्क जो है हॉस्पिटल में एडमिट होने की वो 1% से भी कम है। जैसे सीवियर न्यूमोनिया हो या फिर मल्टी सिस्टमिक इन्फ्लामेटरी सिंड्रोम, ये आपने सुना होगा। तो ऐसे कुछ वजह की वजह से कोविड में बच्चों को कभी कभी रेयरली एडमिट होना पड़ता है। जब एडल्ट्स में कुछ लाख डेथ हुई है कोविड में, तो सिर्फ कुछ हज़ार डेथ ही बच्चों में देखी गई है। मतलब यह है कि बच्चों में क्रिटिकलिटी काफ़ी कम है। और लेकिन बच्चों में एक फिनोमेना देखा गया है जिसे बोलते हैं लॉन्ग कोविड, जिसमें लॉस ऑफ कंसंट्रेशन या फिर लॉस ऑफ फिजिकल स्टेमिना खेलते वक्त, ये बच्चों में देखा गया है। जब अब सिम्टम्स की अगर बात करेंगे तो बच्चों में सिंपल वायरल सिम्टम जैसे कोल्ड, फीवर, थ्रोट, ड्राई थ्रोट या फिर हेडेक, लूज मोशंस, वॉमिटिंग, कभी कभी रेयरली अनकॉन्शियसनेस, कभी कभी लॉस ऑफ कंसंट्रेशन, बड़े बच्चों में लॉस ऑफ टेस्ट या लॉस ऑफ स्मेल, और कुछ रेयर बच्चों में सिर्फ माइल्ड कोल्ड होता है और उनको कोविड होता है। कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनमें कोई सिम्टम नहीं है, और उनमें से कुछ बच्चों को ये लॉन्ग टर्म कोविड के सिम्टम देखे गए हैं। अभी ये काफ़ी बड़ा डिस्कशन होता है कि बच्चों में इतना कम रिएक्शन क्यों है एडल्ट्स में। तो उसका एक बहुत सारी थ्योरी है। उसमें एक थ्योरी ऐसी है, जब ये वायरस हमारे बॉडी में एंटर करता है तो बच्चों का इम्यूनिटी थोड़ा सा इमेच्योर होता है और एडल्ट का बहुत स्ट्रांग होता है। तो बच्चे काफ़ी स्लोली रिएक्ट करते हैं उस वायरस के अगेंस्ट, और एडल्ट बहुत सीवियरली रिएक्ट करते हैं। इसकी वजह से जो एडल्ट्स में ज़्यादा सीवियर डिसीज दिखाई देता है। स्पेशली वो बच्चे जिनको सीवियर कोविड हो चुका है या फिर माइल्ड से भी ज़्यादा कैटेगरी का, सीवियर कैटेगरी का कोविड हुआ है, अगर उन बच्चों को जो स्पोर्ट जैसे क्रिकेट या फुटबॉल जैसे स्पोर्ट अगर ज्वाइन करना है तो डेफिनेटली उन्होंने पीडियाट्रिशियन या पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट को मिलना चाहिए। और जब ये बच्चे ऑन ग्राउंड भी हैं तो पेरेंट्स और टीचर ने ध्यान देना चाहिए कि क्या उनका स्टेमिना कम हुआ है या स्टेमिना कम होते जा रहा है। मल्टी सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम, ये एक थोड़ा सा सीरियस फॉर्म है कोविड में। इसमें स्पेशल केयर लगती है, इनको कभी कभी आईसीयू में एडमिट करना पड़ता है। और जो भी डेथ बच्चों में देखे गए हैं वो इस डिसीज से ज़्यादातर आते हैं। इनमें फीवर, परसिस्टेंट फीवर, पेट दर्द होना या फिर स्किन पे रैश आना, टंग रेड होना, आइज़ रेड होना, या जो गर्दन पे लिम्फ नोड्स आते हैं उनका स्वेलिंग होना, इस तरह के सिम्टम, ब्रेथलेसनेस, इस तरह के सिम्टम देखे गए हैं। तो जब बच्चे ग्राउंड पे खेलने के लिए आते हैं तो जनरली मास्क नहीं पहनते हैं। तो उन्होंने स्पेशली फुटबॉल या क्रिकेट जैसे खेलों में, तो जब वो पवेलियन में आते हैं तो वहाँ पर उन्होंने बहुत स्ट्रिक्टली प्रोटोकॉल को फॉलो करना चाहिए। मैं एज ए पीडियाट्रिशियन बोलूँगा, आप जितना हो सके, जहाँ हो सके, मास्क ज़रूर पहनिए।
तरह के वैक्सीन आ रहे हैं, जिसमें फाइज़र और बायोनटेक का मैसेंजर आरएनए वैक्सीन, मॉडर्ना वैक्सीन, एस्ट्राजेनेका का ऑक्सफोर्ड वैक्सीन जो इंडिया में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोविशील्ड नाम से बना रहा है, भारत बायोटेक का कोवैक्सीन और जॉनसन एंड जॉनसन का वैक्सीन। इस तरह के बहुत सारे वैक्सीन आ रहे हैं, जिसमें फाइज़र का वैक्सीन बच्चों में ट्रायल उसका किया गया है और उसमें तकरीबन 90 to 100% एफिकेसी देखी गई है और वो उसके बारे में एक लाइसेंसिंग के लिए अप्रोच करने जा रहे हैं और इवन अभी वो 6 मंथ एंड अबव बच्चों में भी ट्रायल करने जा रहे हैं। इसी तरह का रिसर्च इंडिया में भी भारत बायोटेक का कोवैक्सीन और कोविशील्ड वैक्सीन भी करने जा रहे हैं। जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन भी एक प्रॉमिसिंग वैक्सीन है। ये पुराने टेक्निक से बनाया गया है और इसी तरह का वैक्सीन जॉनसन एंड जॉनसन ने इबोला वायरस के अगेंस्ट बनाया था, जो साउथ अफ्रीका में यूज़ किया गया था और वो बच्चों में भी यूज़ किया गया था और तब बच्चों में कोई रिएक्शन नहीं आया था। ये वायरस सिंगल डोज है, इसका कोई फीवर नहीं आता और बहुत रिएक्शन कम है, तो ये वैक्सीन भी काफ़ी प्रॉमिसिंग है। मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर हमें वैक्सीन मिल गया है, हमारे कंट्री में सबको वैक्सीन मिल गया, लेकिन अफ्रीका में किसी एक कंट्री को अगर वैक्सीन नहीं मिला तो वहाँ पर ये वायरस म्यूटेट होकर रेप्लिकेट होकर फिर से पूरी दुनिया में फैल सकता है। तो हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि जल्द से जल्द ये इम्यूनिटी सबको मिले और वैक्सीनेशन जितना हो सके सब तक पहुँचे। और सबको इच्छा है कि बाहर घूमने जाना है और जैसे लॉकडाउन कम होगा तो सभी लोग बाहर घूमना चाहते हैं अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। तो एज़ पर गवर्नमेंट रेगुलेशन जब आपको कहीं बाहर जाना है तो जितना हो सके ऐसे पैंडेमिक में बाहर ना जाए और अगर गवर्नमेंट रूल आपको अलाउ करती है तो अगर आप अलग अलग रूम बुक करिए, बहुत सारी फैमिलीज एक ही हॉल में या फिर एक ही बंगलों में मत रहिए। जाने से पहले हो सके तो वैक्सीनेशन करके जाइए। अगर वैक्सीन आपको नहीं मिल रहा है तो एटलीस्ट टेस्टिंग करके जाइए, तो इससे ये समझेगा कि आप में से कोई कोविड पॉजिटिव तो नहीं है। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि इन्फेक्शन वो ग्रुप में नहीं फैलेगा और वहाँ पर भी जब आप कोई गेट टुगेदर करते हैं तो ओपन आउटडोर गेट टुगेदर करिए, जिससे अच्छा वेंटिलेशन हो और क्रॉस इन्फेक्शन ना रहे। एंटीजन टेस्टिंग और आरटीपीसीआर टेस्टिंग के बारे में बोलना चाहूँगा। एंटीजन टेस्टिंग आपने देखा होगा कि मॉल के बाहर कभी कभी एंटीजन टेस्टिंग होता है, बहुत क्विक टेस्टिंग होता है, इमीडिएट उसका रिजल्ट आता है, लेकिन ये उस डिसीज़ में थोड़ा सा लेट पॉजिटिव आता है और उसके लिए वायरल लोड बॉडी के अंदर काफ़ी हाई चाहिए। इसके अगेंस्ट अगर ये टेस्ट नेगेटिव आता है, इसका मतलब ये नहीं कि हमको कोविड इन्फेक्शन नहीं है, इसको कंफर्म करना पड़ता है हमें आरटीपीसीआर टेस्ट के साथ, जो डिसीज़ में थोड़ा सा अर्ली पॉजिटिव आता है और वायरल लोड कम भी रहा बॉडी के अंदर फिर भी ये पॉजिटिव आता है। तो ये दोनों टेस्ट बहुत प्रॉमिसिंग है और हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। एंटीबॉडी टेस्ट जो आजकल अवेलेबल है ये ज़्यादा प्रॉमिसिंग नहीं है। ये कभी कभी फॉल्स पॉजिटिव रिपोर्ट देते हैं, कभी कभी फॉल्स सिक्योरिटी देते हैं। जैसे मुझे एंटीबॉडी टेस्ट मेरा पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब मुझे इन्फेक्शन हो गया होगा और मुझे अभी इम्यूनिटी आ गई तो मैं कैसे भी रह सकता हूँ। ये इस तरह का सिक्योरिटी आता है और बहुत बार ये भी देखा गया है कि एंटीबॉडी टेस्ट पॉजिटिव आके भी री इन्फेक्शन काफ़ी बच्चों में देखा गया है। हाँ, अभी हम सब ये राह देख रहे हैं कि स्कूल्स कब खुले। तो स्कूल खुलने के लिए एज़ पर गवर्नमेंट रेगुलेशंस बच्चों ने मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। हमें पता है कि मास्क 80% प्रोटेक्शन देते हैं और क्लासरूम के अंदर हमें काफ़ी सोशल डिस्टेंसिंग रखना चाहिए। ऐसा देखा गया है, कुछ स्टडीज़ भी ऐसी है कि डेस्क के बीच में अगर 3 फीट का डिस्टेंस रहे तो 60% प्रोटेक्शन मिलता है और 6 फीट का डिस्टेंस रहे तो 80% प्रोटेक्शन मिलता है। और जो रूम है अच्छी वेंटिलेटेड रहे तो क्रॉस इन्फेक्शन बच्चों में होने का खतरा कम रहता है। टीचर्स को जितना हो सके जल्दी हमने वैक्सीनेट करना चाहिए और मास्क उन्हें यूज़ करना चाहिए। जो WHO प्रोटोकॉल्स हैं, सैनिटेशन है, हैंड वॉशिंग, इसका फॉलो करना चाहिए। और क्लास के बाद जो उनकी स्टाफ मीटिंग्स है वो वर्चुअली करना चाहिए। फिज़िकल मीटिंग जितना हो सके उन्होंने अवॉइड करना चाहिए। कोविड के बारे में बहुत रिसर्च चल रहा है। मैंने आपको बोला लॉन्ग कोविड बच्चों में दिख रहा है, तो बच्चों में कभी कभी इन्फेक्शन नहीं होगा, बच्चों की डेथ नहीं होगी, लेकिन लॉन्ग कोविड का झंझट उनके पीछे लग सकता है। तो रिसर्च ऐसे चल रहा है कि क्या वैक्सीन लॉन्ग कोविड के अगेंस्ट इफेक्टिव है या फिर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होती है क्या लॉन्ग कोविड में यूज़फुल है।
ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट के बारे में रिसर्च पूरी वर्ल्ड में चल रहा है और मुझे आशा है कि आने वाले इस साल में हम इतना रिसर्च होगा कि हम इस डिसीज़ को बहुत अच्छे से फाइट बैक कर पाएंगे। आखिर को मैं कुछ बातें कहना चाहूँगा। जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ में कुछ ऐसे NGOs है जो ऑनलाइन काम करती है। जैसे है कुछ NGOs ऐसी है, अगर पेशेंट ने उसको रजिस्टर किया ऑनलाइन तो वो पेशेंट को विदाउट ज़ीरो कुरियर चार्ज घर पे ड्रग्स मिनिमम रेट में, रीज़नेबल रेट में डिलीवर कराती है और वो सब डोनेशंस पे चलता है। तो इसी तरह के इनिशिएटिव इंडिया में भी चलने चाहिए। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हमने खोलने चाहिए और पेशेंट्स को हमने मिनिमम रेट में ड्रग्स का डिलीवरी करना चाहिए, क्योंकि इंडिया में भी बहुत सारे लोग फाइनेंशियली अभी बुरे कंडीशन में हैं। लास्ट पॉइंट मैं कहना चाहूँगा, कोविड एक इन्फेक्शन है और उसके लिए साइंस काम कर रहा है। इस चीज़ में पॉलिटिक्स और राजनीति ना लाए और रिलीजन भी ना लाए, क्योंकि रिलीजन हमें क्या कहता है, स्क्रिप्चर्स के थ्रू इस तरह की कैलेमिटी जब आती है तो हमें सेंसिबली बिहेव करना चाहिए। अगर हम उन स्क्रिप्चर का गलत मीनिंग निकालें और ठीक से बर्ताव ना करें तो हम इस कैलेमिटी को फाइट नहीं कर पाएंगे। और जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि कोई वैक्सीन को आप क्रिटिसाइज़ ना करें, कोई टेस्ट को क्रिटिसाइज़ अननेसेसरी ना करें। साइंस को क्रिटिसाइज़ करने से लोगों में डर का माहौल पैदा होता है, रूमर्स फैलते हैं और जिसकी वजह से लोगों में ये एक वैक्सीन लेने में झिझक या बढ़ती है और वैक्सीन लेने से लोग घबराते हैं। तो इस तरह का कोई स्टेटमेंट आप कृपया ना दें। आखिर में कहना चाहूँगा कि आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपने अगर आप कोविड पॉजिटिव हुए हैं तो आपने आपकी फैमिली को किस तरह से प्रोटेक्ट किया, आपको किसने गाइड किया, या फिर हम आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं, या आपको हमसे और कौन से विषय में इस बारे में नॉलेज चाहिए, इसके बारे में आप कृपया हमारे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।